हेलो एवरीवन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ेस के बारे में, और जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिजीज़ेस ऑफ वजाइना, या फिर कुछ ऐसी वजाइनल कंडीशंस के बारे में, पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है STI, UTI, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ेज़ जो होती हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं। तो ज़्यादातर अभी तक जो हम लोगों ने वजाइनल या यूरेथ्रल बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ा है। जनरली ये भी उसी से एसोसिएटेड हैं, उसी तरीके से इनकी भी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये वो कंडीशन है कि देखिए, नॉर्मली यूरोलॉजी इज़ अ डिपार्टमेंट फॉर द यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस, बट इन केस ऑफ फीमेल्स जो गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वही डील करता है यूरोलॉजिकल केसेस को भी एंड गायनेकोलॉजिकल केसेस को भी। तो इसमें UTI या फिस्चुला, कंजेनाइटल अनोमलीज, जो कि ज़्यादातर चीज़ें फिस्चुला है, कंजेनाइटल अनोमलीज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम UTI की, पर्टिकुलर UTI की बात करें, तो ये क्या होता है, असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू जब भी इन्फेक्शन ऊपर की तरफ, यानी यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, इस तरह से फैलता है, तो उसको UTI नाम देते हैं। अब इसके क्या जो है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है सीवियरिटी के साथ में। तो पेल्विक फ्लोर बार बार UTI, STI होने से वीक हो सकता है। स्फिंक्चर्स जो काम करते हैं, या नर्व इंजरी भी कॉज हो सकती है। फिशुला भी बन सकता है, जैसे फिशुला कल की क्लास में, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिशुला क्या होता है। तो ऑब्स्टेट्रिकल ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग लेबर, सर्जरी, एपिसियोटॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी, इनकी वजह से फिशुला कॉज हो सकता है। तो जब भी और इसके अलावा बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में डायसूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लीकेज कॉज हो सकता है ड्यूरिंग द कफिंग, स्नीजिंग, या फिर सडन डिज़ायर ऑफ इनवॉलेंट्री यूरिन लॉस, यानी कि यूरिनेशन का पता ही न चल पाना, अचानक से यूरिन डिस्चार्ज हो जाना। इस तरीके के पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेकर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वेसिको वजाइनल एंड यूरेट्रो वजाइनल फिशुला। फिशुला का फॉर्मेशन हो जाना या तो यूट्रस के थ्रू, या फिर समटाइम्स यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। ठीक है, तो उसमें भी लीकेज कॉज हो जाता है वजाइना में, या वजाइनल डिस्चार्ज का लीकेज यूरेथ्रा। ठीक है, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो यूरिन का कल्चर, यूरिन की एनालिसिस करके हम इसका पता लगा सकते हैं इसका रीज़न क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासिटिक है, फंगल है। इसका पता भी हम यूरिन एनालिसिस के थ्रू लगा सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम सिस्टोस्कोपी, फिशुला एनोमली देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की, हाउ टू ट्रीट UTI, तो एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर हाइड्रेशन हम रेकमेंड करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज भी आप, जैसे कीगल एक्सरसाइजेज, मैंने आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज ऑलरेडी बताई हैं। ठीक है, एक चैप्टर है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स में है, बेसिकली गायनेकोलॉजी में नहीं है, तो वहाँ पर पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई। ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे क्लोनेरिजिक्स
नाम की जो मेडिकेशंस हैं, एंड ड्यूलोरोक्सिटीन है, इसके अलावा पेनिसिलिन है, अजीथ्रो है, अमीका है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सर्जरी तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, एज अ ट्रीटमेंट हम सर्जरी नहीं देते हैं, बट हम यहाँ पर सर्जरी उन केसेस में रेकमेंड कर सकते हैं जैसे कि फिशुला। ठीक है, फिशुला में हम सर्जरी के लिए रेकमेंड करते हैं, क्योंकि फिशुला की वजह से अगर रेक्टल फिशुला है, एनल फिशुला है या फिर यूरिथ्रल है, तो उस केस में सर्जरी के बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। कुछ हो सकती है ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ेज़, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो जाए, ग्रोथ हो जाए प्रेगनेंसी के बाद में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ टाइप्स आपको दिए गए हैं। हाइडिटी फॉर्म मोल, ये होता है कलरलेस टाइप के छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं जिनके अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइडिटी फॉर्म मोल। गुच्छे टाइप के बन जाते हैं जो अपीयर होने लगते हैं। इन्वेसिव मोल होते हैं जो कि फैल सकते हैं। कार्सिनोमा, तरह तरह के कैंसर्स, इनकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हैं ये बेसिकली होती वजाइना में है, बट ये स्प्रेड हो करके यूटीआई कॉज कर सकते हैं। प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स हो गए, डिफरेंट टाइप के मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर हैं जो कि यूटीआई भी कॉज करते हैं। अब इसको नॉर्मली हम बीटा एसजी या प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके कॉजेज़ में कभी भी कैंसरस चीज़ों की बात करें तो उनके कॉजेज़ में म्यूटेशंस के अलावा हार्मोनल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर कभी किसी फीमेल में बहुत ज़्यादा जो है कैंसरस टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं तो एक बार ये भी देखना चाहिए कि क्या उसका हार्मोनल बैलेंस है। अगर इम्बैलेंसिंग हार्मोन्स में दिखती है तो भी जो है इस तरह की चीज़ें कॉज होती हुई दिखती है। कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल, इस तरीके के मोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या उस कैंसरस सेल्स की जीन्स की पोजीशन, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है। ठीक है, तो एम्प्टी ओवम अगर स्पर्म्स के साथ में फर्टिलाइज हो जा रहा है, एम्प्टी है वो, ठीक है, तो उसमें जो है 46 क्रोमोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी 2 स्पर्म्स एक नॉर्मल ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, तो ऐसे में क्रोमोसोम्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सेक्स क्रोमोसोम का भी नंबर बढ़ता है, जो कि अबनॉर्मल कंडीशन है। ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करके भी इधर उधर फैल सकते हैं, जिसका पता हम हाई अमाउंट ऑफ बीटा एचसीजी से लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो वजाइनल ब्लीडिंग है, एक्सेसिव इनलार्जमेंट है। ठीक है, ग्रेप लाइक वेसिकल ये ज़्यादातर किस में दिखाई देते हैं, नॉर्मली जब हाइडिटी फॉर्म बनता है। हाइडिटी फॉर्म एक डिजीज़ होती है जिसमें ग्रेप गुच्छे जैसे कलरलेस या वाइट कलर के गुच्छे जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है बन जाता है। हाइपरमियासिस ग्रेविडारम हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह थीका ल्यूटीन सिस्ट भी बनती हैं। ऐसे में क्या होता है कि बीटा एचसीजी का नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ जाता है।
ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे इन्फेक्शन जो है बेबी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कॉज हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम देख सकते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसी डिजीज़ेज़ को, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ेज़ को डायग्नोस करने का तरीका हमें देखना हो तो इसकी डायग्नोसिस के लिए मेनली हमको अल्ट्रासाउंड हम प्रेफर करते हैं। ठीक है। और जिसमें हमको सो स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस देख सकते हैं, यानी कि स्नो कैसे दिखते हैं ऐसे ही हमको, क्योंकि हाइब्रिड फॉर्म बन जाएंगे, अलग अलग ट्रोफोब्लास्ट चीज़ें बन जाएंगी, अलग अलग टाइप की सेल्स उसके अंदर यूट्रस के अंदर अपीयर होंगी, जिसकी वजह से सोनोग्राम अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। ऐसे में याद रखना आपको बीटा HCG बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर कंफर्म करने की बात आती है तो फिर हमको वही बायोप्सी के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। बायोप्सी के थ्रू ही हम ऐसी चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं इसको ट्रीट करने की, तो सक्शन इवैक्यूएशन की वजह से सक करने वाला जो एक नेगेटिव प्रेशर मशीन होती है उसकी हेल्प से हम इवैक्यूएट कर सकते हैं। बार बार बीटा HCG का रेंज देख लेना, जिससे हमें पता चले कि कहीं ये चीज़ें बढ़ तो नहीं रही हैं। ठीक है। और इन सब चीज़ों का यूज़ हम कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए। ठीक है। आफ्टर जो है डिलीवरी जो फॉलोअप होगा उसमें हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करवाएंगे। कॉन्ट्रासेप्शन क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस क्या हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। कीमोथेरेपी की बात करें अगर हम, तो कीमोथेरेपी भी हम इसमें दे सकते हैं कार्सिनोमा को रिमूव करने के लिए, या अगर ज़रूरत पड़े तो कंप्लीट हिस्टेक्टोमी भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो, क्योंकि कैंसरस कंडीशन में या ट्रोफोब्लास्टिक जो यूट्रस की डिजीज़ेज़ होती हैं उनमें ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली देखने को मिलती है। तो दीज वर द ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ेज़ ऑफ द यूट्रस एंड इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा UTI, 2 टाइप के डिजीज़ेज़ हम लोगों ने पढ़े। फिर उसके बाद में डिजीज़ेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग को पढ़ना है। मेंस्ट्रुएशन के क्या डिसऑर्डर्स हैं, इसमें कई टाइप्स देखने को मिलते हैं। अमीनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होना कम्प्लीटली। वैसे ये सारी ही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है। क्लासेस में डिस्कस कर रखी हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दोबारा ये सारी चीज़ें आई हैं तो हम लोग उनको देख लेते हैं। मीनोरेक्सिया मीन्स हैवी या प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग लंबे समय तक होगी और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगी। मेट्रोरेजिया मीन्स इर्रेगुलर ब्लीडिंग, कोई टाइम उसका डिसाइडेड नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। या फिर डिसमेनोरिया, ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को दिखाता है। एक ओलिगो भी है, ओलिगोमेनोरिया, ये इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स यानी साइकिल्स का प्रॉपर एक कंडीशन में रहना या रेगुलरली रहना, उसको ये क्या करता है, शो नहीं करता है। अगर हम लोग बात करें इसके जो है पैथोजेनेसिस की क्यों होता है, तो ज़्यादातर ये हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो सकती है FSH एंड LH के लिए, एंड इसके अलावा आपकी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक। कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, फाइब्रोसिस ऑफ द यूट्रस, पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस ऑफ यूट्रस में अगर फाइब्रस टिश्यू बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लीडिंग काफ़ी लंबे समय तक होती है, या कभी कभी इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर ना होना। ठीक है। कुछ सिस्टमिक इफ़ेक्ट भी हो सकता है इसकी, जैसे मान लीजिए किसी को कोगुलोपैथी है, उसको ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है,
हीमोफीलिया या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद बंद नहीं होता है। तो कोगुलोपैथीज़ हैं, थायराइड डिजीज़ हैं, इनमें भी ये भी डिपेंड करते हैं मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज़ को। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गायनिकोलॉजी तक सीमित नहीं रहना। अगर ऐसा पेशेंट कभी आता है, आपको अदर चीज़ों पे भी फोकस करना रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स कैसे दिखेंगे वो पेशेंट आपको खुद बताएंगे। क्लिनिकल साइक्लिक अबनॉर्मलिटी है, पेन है, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है, या टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं अकर हो रहे हैं, तो इस तरीके की शिकायत लेके पेशेंट आपके पास आएंगे। डायग्नोसिस की बात करें तो FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, आप ये टेस्ट, ये हार्मोनल जो है एनालिसिस आप कर सकते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स का भी सहारा ले सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विक फ्लोर आप करके देख सकते हैं, जिससे आपको जो है कंफर्म हो सकता है। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा कंडीशन अकर हो रही है, ब्लीडिंग, समटाइम्स पेशेंट ऐसे आते हैं कि ब्लीडिंग उनको स्टॉप ही नहीं हो रही है, ऐसे में एक कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है यूट्रस का, तो इसके लिए आपको बायोप्सी के लिए रेकमेंड करना पड़ेगा। एक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, डिपेंड करेगा एट द कॉज ऑफ द डिजीज़, किस वजह से हो रही है। तो हार्मोन्स की वजह से तो आप हार्मोनल थेरेपी दे सकते हो, अदरवाइज़ सर्जरी परफॉर्म किया जा सकता है अगर फाइब्रोसिस है, या फिर अगर कैंसरस टिश्यू ग्रो कर रहे हैं तो हिस्टेरेक्टोमी कराई जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि किसकी वजह से हो रहा है। मायोमेक्टोमी, ज़्यादातर पेशेंट जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, उनके में मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। मसल्स थोड़ी कम होने जाने की वजह से हैवी ब्लीडिंग से राहत मिल सकती है। वैसे हिस्टेरेक्टोमी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर कैंसरस एंड फाइब्रोसिस ऑफ द यूट्रस। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एक कंडीशन आपने देखी है, पढ़नी है आपको। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस वो क्या होता है? डिसेंट ऑफ द यूट्रस एंड वजाइनल वॉल बियॉन्ड नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो फीमेल प्रेगनेंसी उसको रिसेंटली अकर हुई है और वो फीमेल है, उसको पेल्विक फ्लोर उतना ज़्यादा अच्छे कंडीशंस में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि हो सकता है उसको पेल्विक फ्लोर की वीकनिंग की वजह से यूट्रस और वजाइना की डिसपोजिशनिंग, डिसलोकेशन हो सकता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, पेशेंट बहुत ही पेन के साथ में शिकायत लेकर के आते हैं, ऐसे प्रोलैप्स वाले पेशेंट। ठीक है, और वजाइनल वॉल, तो इनमें क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी ज़्यादातर अकर होता है। प्रेगनेंसी के बाद जब उनको जो है, क्योंकि मसल्स भी वीक होंगी, यूट्रस की भी मसल्स वीक होंगी, इसी के साथ साथ में जो अदर मसल्स, स्मूथ मसल्स होती हैं, वो भी वीक हो जाएंगे, जिनकी वजह से इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, मीनोपॉज है, एब्डोमिनल प्रेशर अगर किसी का बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में यूट्रस का डिसलोकेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखने को मिलता है नॉर्मली। तो ऐसे में आपको सिम्टम क्या दिखेंगे? ऐसा लगेगा बल्जिंग ऑफ वजाइना दिखेगा, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना। आपको लगेगा कि आप जैसे क्लिनिकली अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको बल्जिंग दिखेगी। ठीक है, बल्जिंग के अलावा आपको ऐसा जो है लगेगा कि समथिंग इज़ प्रेजेंट, जैसे सर्विक्स का जो माउथ एरिया होता है वो अपीयर होता है,
एनालिसिस करने पे। बट यहाँ पर सर्विक्स ना दिख करके जो है बल्जिंग ऑफ टिश्यू साइड में उसको दिखेंगे, ठीक है। पेल्विक पेन की शिकायत है, बैक एक है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेशेंट्स आपसे शिकायत लेकर आएगी। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, कैसे आप डायग्नोस करेंगे, तो क्लिनिकल पेल्विक एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। पेल्विक के एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो अभी मैंने कीगल एक्सरसाइज बताई एक, वो दे सकते हैं, ठीक है। वजाइनल पेसरी या फिर टूल्स का यूज़ करके जो प्रोलिप्स है इसको हम प्रेशर के साथ में एक सिचुएट कर सकते हैं उसके ओरिजिनल प्लेस पे। और वैसे तो ये सारी चीज़ें काम नहीं देती हैं, ज़्यादातर इसके लिए भी सर्जिकल तरीके अपनाने पड़ते हैं। स्लिंग सर्जरीज़, ठीक है, ज़्यादातर होती हैं यूट्रस को प्रिजर्व रखने के लिए। ज़्यादातर लोग जो आगे की लाइफ में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उनके साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अदरवाइज़ हिस्टेरेक्टोमी इज़ बेस्ट फॉर दीज टू। अगर यूट्रस के अंदर न्यू ग्रोथ आ रही है, न्यूली ग्रोथ अपीयरिंग इन द यूट्रस, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन ये भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कैंसरस हो सकता है, नॉन कैंसरस, वो दोनों ही टाइप का हो सकता है, बेनाइन, मैलिग्नेंट, ठीक है। तो ज़्यादातर मायोमा होता है, जो मायोमेट्रियम है उसमें फाइब्रोड टिश्यू इकट्ठा होने स्टार्ट होते हैं। ज़्यादातर तो फ़िलहाल यही होता है। और कभी कभी एंड्रोमेट्रियल पॉलिप्स भी देखने को मिलते हैं, एंड्रोमेट्रियल टिश्यूज़ का एक्सेसिवली ग्रो होना। बात करें क्यों हो रहा है, तो हार्मोनल इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोनल कंडीशंस। मैलिग्नेंसी कब देखने को मिलती है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, ठीक है। और यूटेराइन सार्कोमा में देखने को मिलता है। यूट्रस के जब यूट्रस के सार्कोमा जो लेयर है उसमें ट्यूमर हो जाए, ठीक है, मीज़ेनकाइमल टिश्यूज़ में, तो किसी भी टाइप ऑफ यूट्रस के टिश्यूज़ में जब भी ग्रोथ हो जाए एक्स्ट्रा, तो वो एक कैंसरस कंडीशन होती है, ग्रोथ ऑफ यूट्रस होता है। फाइब्रॉइड है, ठीक है, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर। कार्सिनोमा ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब कुछ ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनके डिपेंडेंसी के अंदर में होता है, इनके डिसबैलेंस के अंदर में होता है। क्या फीचर्स इसमें पेशेंट आपके पास लेकर के आएगी, हैवी ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, एब्डोमिनल लंप दिखाई देंगे या डिसमेनोरिया की कंडीशन शो होती है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा देखने को मिलता है तो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए 45 की एज से भी ज़्यादा फीमेल्स हैं और जो कि मीनोपॉज आकर हो चुका है, इसके बाद भी वो ब्लीडिंग की शिकायत लेकर के आती हैं, तो ज़्यादातर वो भी कैंसरस कंडीशन होती है, ठीक है। सार्कोमा है, सार्कोमा रैपिडली इनलार्जमेंट हो जाता है, रैपिड ग्रोथ दिखाता है। पेन और नेक्रोसिस, अगर सार्कोमा है तो पेन एंड नेक्रोसिस भी देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के लिए आप अल्ट्रासाउंड, एमआरआई यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं, यूट्रस के अंदर कैमरा के थ्रू देखना, ग्रोथ को ऑब्जर्व करना। एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो कि सबसे बेहतरीन, क्योंकि कैंसरस कहीं भी कंडीशन हो उसके लिए बेस्ट जो है बायोप्सी ही होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसको हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन, तो इसके लिए फाइब्रॉइड
जो है फाइब्रॉइड कंडीशंस है तो उसके लिए मेनली GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटागोनिस्ट होते हैं हार्मोन्स के, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है उनके एंटागोनिस्ट काम करते हैं, तो इसलिए हम थेरेपीज़ दे सकते हैं। OCPs, सर्जिकल, ज़्यादातर जब कैंसरस कंडीशन होगी तो सर्जरी इज़ बेस्ट ऑप्शन। मायोमेक्टोमी कर सकते हैं, हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। अगर वहीं पर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है मान लीजिए, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में सर्जरी बेहतरीन है और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपीज़ का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन, कुछ गायनिकोलॉजिकल कंडीशन हम लोगों ने कई सारी आज की क्लास में पढ़ी हैं, ठीक है। और इनका, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, और जो कुछ चीज़ें नहीं थी उनको भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इसके पहले मैं कंटिन्यू करूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथ को भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH। वो 1 साल का कोर्स है जिसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप इसको करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है, अभी और भी कुछ कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ऑब्स्टेट्रिक्स हम लोग का कंप्लीट ही है ऑलरेडी, गायनिकोलॉजी भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। 1-2 टॉपिक्स और हैं, मुश्किल से मुश्किल 1-2 टॉपिक और होंगे जिनको डिस्कस करना है। अदरवाइज़ आपका गायनिकोलॉजी भी जो है अब हाँ, तो मैं आपसे बता रही थी कि कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो बस बहुत जल्दी ही आपके वो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज़ करते रहिएगा उसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।